103 नंबर प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1985 से 1990 था। 7वीं पंचवर्षीय योजना को कौन से मॉडल का नाम दिया गया? तो ये डब्ल्यू मिलर मॉडल है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो रोजगार के अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित प्रणाली और देसी तकनीकी का विकास ये लक्ष्य था। किस योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो ये जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ। कौन सी पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो मानव संसाधन विकास है, रोजगार का विकास है, शिक्षा और जन स्वास्थ्य है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना है। भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए छोटे लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह संस्था लाई गई थी 1993 में। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी को और गरीबी को समाप्त करना था। तीव्रतम और समावेशी विकास ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है। इस वीडियो का पहला पार्ट हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके एक बार देख सकते हो उसे। एक बहुत अच्छा आपको पैक मिल जाएगा इकोनॉमी के जो MCQs बनते हैं उससे रिलेटेड। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन 12वीं योजना के कार्यकाल में किया गया था, जिस समय 2012 से 17 चल रहा था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को होता है और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति का फुल फॉर्म है नीति आयोग में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1901 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ये समय है 1997 से 2002 का। नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना थी 1980 से 85 के समय का। भारत में सबसे पहले पेपर मनी कागजी मुद्रा की शुरुआत कब होती है? तो ये 1862 में होती है। तो ऐसे ही फैक्ट्स अगर आपको चाहिए या फिर केवल फैक्ट्स ही नहीं, हम लोग जटिल जो विषय है उसको भी आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। चैनल पे पहली बार आया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है ये गर्म मुद्रा कहलाता है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड ये सब जो है इनके लिए स्मार्ट मनी या फिर प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन शुरू किया था सातोशी नाकामोतो ने। भारतीय रुपया जो है वो 1957 ईस्वी तक 16 आने में विभाजित था, 8 आना, 4 आना, 12 आना, 16 आना ऐसे। RBI द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषा का प्रयोग किया जाता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य दोनों बराबर हो इसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं, यानी स्टैंडर्ड मनी कहते हैं। हम लोग जो नोट करेंसी यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड मनी नहीं होता, वो सांकेतिक मनी होता है। विशेष आहरण अधिकार ये किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो ये आर्टिफिशियल मनी अर्थात कृत्रिम मुद्रा है। भारत में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा है? तो ये ऐच्छिक मुद्रा या ऑप्शनल मनी है। मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो ये अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना, ये मुद्रा प्रसार का तात्पर्य होता है। वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा और एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा ये किसने बनाने की घोषणा की? तो ये फेसबुक है जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो हम लोग यूज करते हैं, नाम इसका मेटा भी है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण RBI करती है। सबसे पहले जो आधुनिक बैंकिंग सिस्टम है, इसका विकास हुआ था इटली में। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में यानी 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का पहला प्रयास किस आयोग ने किया था? तो यह चैम्बरलिन आयोग ने किया था 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो ये 10,000 तक का नोट छाप सकती है।
हमारा जो आरबीआई है इसके पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक है, मीन्स अपना सिंबल है, वो भारतीय है। ये जो रॉ वाला प्रतीक हम लोग देखते हैं, ये भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसने डिज़ाइन किया? तो ये उदय कुमार ने डिजाइन किया 2010 में। नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? तो ये बैंकिंग संरचना के सुधार से है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आरबीआई करती है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में केंद्रीय बैंक या फिर बैंकों का बैंक किसे कहेंगे? तो ये आरबीआई को कहा जाता है। भारत में सिक्का जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई का है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। भारत का पहला निजी बैंक इलाहाबाद बैंक है। हम लोग इस वीडियो वाले कड़ी में इकोनॉमी के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो ये बैंकिंग से था। अब आते हैं हम लोग थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। कॉमर्शियल पेपर के लिए साख का स्रोत कॉरपोरेट उद्योग होता है। इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकों में वित्तीय सुधार से है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून होता है। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार के लिए रघुराम राजन समिति गठित हुई थी। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का पहला केंद्रीय बैंक है स्वीडन का स्वेरिजस रिक्स बैंक, जिसकी स्थापना 1668 में हुई। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे हमारे, वो सीडी देशमुख जी थे। कार्यकाल 1943 से 1949 था। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो ये नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली है, इसके तहत ये करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो ये 200 करोड़ है जो ये अपने पास रखती है। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई? तो ये हिल्टन यंग आयोग है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे, जो हमारे पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे, सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। सीडी देशमुख का कार्यकाल था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 के बीच। कोई भी बैंक अपने शाखा का स्थानांतरण अगर करना चाहता है तो इसके लिए उसे आरबीआई की अनुमति लेना आवश्यक होता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े कौन एकत्रित करता और प्रकाशित करता है? तो ये आरबीआई है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई। भारत का पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1786 में है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1790 में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का पहला भारतीय बैंक कौन है? तो यह अवध कॉमर्शियल बैंक है, 1881। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो ये पीएनबी है, अर्थात पंजाब नेशनल बैंक है, जो पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक है। पहला पंजाब नेशनल बैंक है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में होती है। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, जबकि मद्रास की स्थापना 1843 में होती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसी तीनों बैंकों का मिश्रण है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इसको मर्ज करके बनाया गया है। 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के नाम से जाना गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया? तो यह 1959 में हुआ। एसबीआई की जो विज्ञापन पंक्ति है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट लाइन है, वो है विद यू ऑल द वे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुआ था एसबीआई का 1 जुलाई 1955 को। भारत में कितने करेंसी नोट छापने की
प्रेस है यानी मुद्रणालय है, तो ये 4 है। एक हो गया देवास में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा है नासिक में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तीसरा मैसूर कर्नाटक और चौथा पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो ये SBI के द्वारा की गई है। भारत का पहला महिला बैंक कब स्थापित हुआ और कहाँ हुआ? तो यह 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुआ। भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि, केरल में। पहला बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा दिया गया? तो यह 1959 ईस्वी में बैंक ऑफ अमेरिका ने दिया। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले मोबाइल ATM यानी चलती फिरती ATM की सेवा शुरू की थी? ये ICICI बैंक है। RRB अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 को। नाबार्ड की स्थापना होती है 1982। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मुख्यालय है इसका मुंबई में। बैंक के पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी मेजरमेंट के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये बेसल मानक है। किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो ये शिव रमन सिंह समिति है 1982। ग्रामीण और संरचना विकास कोष का संचालन कौन करता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन कौन करता है? तो ये नाबार्ड करता है। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया? तो ये नरसिम्हन समिति है। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद अगर जानबूझकर कोई कर्ज नहीं लौटाता है ऋणी, तो इसे विलफुल डिफॉल्टर या इरादतन चूककर्ता कहते हैं। आज़ाद निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम, जिसमें एग्जिट और इंपोर्ट मिला हुआ है, स्थापित हुआ 1982 में। बैंकों में जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगा। रेखी समिति का संबंध किससे है? यह अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव के लिए है। जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगे तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति का दर माप किस आधार पर किया जाता है? तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रम ब्यूरो जारी करता है। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो तो मुद्रा के मूल्य में कमी होती है मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के जो रिलेशन है इसको फिलिप्स वक्र में दर्शाया गया था। वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक जो है वो सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो SLR यानी सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट का। तो ये हम लोगों ने 200 प्रश्न कवर कर लिए। पहला वीडियो अगर आपसे मिस हो गया हो इसका पहला पार्ट का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये 500 प्रश्न से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री ने किया था। इनका नाम था मिल्टन फ्रीडमैन। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ होती है, इसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। गतिहीन स्फीति जो है वो मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी को दर्शाती है। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना गुणात्मक साख नियंत्रण द्वारा संभव है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में अगर लगातार गिरावट हो रही है तो यह अपस्फीति या डिफ्लेशन कहलाता है। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा जो होती है वो प्रत्येक 2 महीने पर की जाती है। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति के साधन है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे बैंक दर कहते हैं।
अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उससे कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट का नियमन करता है आरबीआई। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंक से नकदी प्राप्त की जाती है उसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का जो निर्धारित भाग होता है इसको CRR या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। राज्य भविष्य निधि स्टेट प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है? तो ये सार्वजनिक लेखा निधि में जमा होता है। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो ये उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर किया जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर लोन देते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आधार दर या बेस रेट कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर होती है? तो वस्तु और सेवा दोनों के कीमत के आधार पर होती है। वस्तु और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इसके कीमत में जो गिरावट होगी, मीन्स वस्तु और सेवा की जो मांग है उससे अधिक आपूर्ति है और फिर कीमत गिरा, तो यह डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन कहलाएगा। मौद्रिक नीति समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं। वे ऋण जिनके ब्याज दर परिवर्तनशील होते हैं फ्लोटिंग रेट कहलाता है। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो शेयर और वेंचर को। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है ये क्या कहलाती है? तो बॉन्ड कहलाती है। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी सऊदी अरामको है जो सऊदी अरब की है। बुलिश और बियरिश अवधारणा, यहाँ से हम लोग शेयर बाजार वाले चैप्टर में चल रहे हैं। बुलिश और ये जो अवधारणा है शेयर बाजार की है। सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और एक काम क्या करती है? तो जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है इसको विनियमित और पर्यवेक्षण करने का काम करती है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और सेबी का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है ये कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में स्थित है। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में होता है? तो 6 सदस्य हैं। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किसने की थी? तो ये फेरवानी समिति ने की थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है मुंबई के वर्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और ये स्थित है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। दुनिया का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये नीदरलैंड में हुआ था। एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में। अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है नेस्डेक जिसको बोलते हैं में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी थी इन्फोसिस। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का जो संवेदी शेयर सूचकांक है वो सेंसेक्स है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक निफ्टी 50 है। गिल्ड एज्ड बाजार का संबंध है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु एक समिति गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे KR वेणुगोपाल और ये समिति है वेणुगोपाल समिति। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? देखिए, जब मांग जो है वो पूर्ति से अधिक हो जाए, मीन्स क्रेता का ज़्यादा डिमांड हो तो वो क्रेता बाजार कहलाता है। बाजार के विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष GV रामकृष्ण थे। ऐसे लोग जो द्वितीय बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करते हैं वो स्टैक कहलाते हैं। मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण आरबीआई करती है। भारत सरकार द्वारा 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति की गई थी पूंजी विनिवेश के लिए।
1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना होती है। KCC योजना प्रारंभ हुई 1998-99 में। RN मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। साख निर्धारण के लिए सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था है क्रिसिल 1987 से। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्लू चिप कंपनी के नाम से जानते हैं। कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्ति सौंपी है? तो ये सेबी को रेगुलेटरी पावर सौंपा गया है। जापान स्टॉक एक्सचेंज का जो अंश मूल्य सूचकांक है उसे क्या कहते हैं? तो ये निक्की NIKKEI निक्की है। न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज मूल्य सूचकांक क्या है? ये डो जोन्स है। कोस्पी किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? तो ये दक्षिण कोरिया का है। इटली स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक क्या है? तो ये मिप्टेल है। फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का जो संवेदी सूचकांक है वो CSE है। ब्राज़ील के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक बोवेस्पा है। भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया था 24 जुलाई 1860 को। भारत में प्रत्येक वर्ष जो आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय वित्त मंत्रालय है। कृषि आयकर सबसे पहले लगाया गया था 1938 में बिहार में। शराब पर उत्पाद कर मीन्स एक्साइज ड्यूटी ये लगाया गया था, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। वैट या रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध उत्पाद कर से है। भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा है 2005 में। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट जो है इसका समावेशन होता है 96-97 में। प्रश्न संख्या 270, जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर के दर में वृद्धि हो जाए तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की। कॉरपोरेट टैक्स जो है ये घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों पर लगता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को सीमा कर या कस्टम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा केलकर समिति ने की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है उपकर या शेष। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कर आधार पर लगाया गया अन्य कर होता है उसको शेष या उपकर कहते हैं। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क ये सब अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार कर किस प्रकार के श्रेणी में आते हैं? तो केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी में। भू राजस्व कर, कृषि आय कर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर तथा पथ कर ये राज्य सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी में आते हैं। बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, व्यापार कर ये सब जो कर है ये राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। इसमें शिक्षा के ऊपर जो शेष है वो आता है, सट्टेबाजी टैक्स है, डीजल पेट्रोल पर जो बिक्री कर है ये सब राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर है। व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया गया कर जो व्यक्तिगत रूप से लगता है और समाज के लिए जो हानिकारक वस्तु पर लगता है इसको सीन टैक्स कहते हैं। SIN सीन। हाँ, स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया गया है? किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? केंद्र सरकार। स्टाम्प शुल्क का संग्रहण जो होता है वो राज्य सरकार करती है। पहली बार सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1994-95 में। कर के ऊपर जब कर लगता है तो उस अतिरिक्त कर को क्या कहते हैं? अधिभार या सरचार्ज कहते हैं। GST को अपनाने वाला पहला राज्य असम है भारत में। कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव हेतु चेलैया समिति का गठन हुआ 1991 में। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व जो प्राप्त होता है वो उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। वाचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। LK झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। पार्थ सारथी सीम समिति इसका संबंध कर नीति से है। YV रेड्डी समिति इसका संबंध आयकर छूटों की समीक्षा से है। और केलकर समिति जो है इसका संबंध है प्रत्यक्ष और परोक्ष कर से।
केलकर समिति का जो संबंध है ये है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI कौन जारी करती है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करती है। विवाद से विश्वास योजना का संबंध है, तो जो भी विवादित कर है उस राशि के भुगतान से। वैट का प्रतिपादन विल्हेम वॉन सीमेंस ने 1918 में किया। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? तो बिक्री कर के स्थान पर। काले धन को वैध बनाने की जो प्रक्रिया है इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से जो नया कर लाया गया वो एंजल टैक्स है। कौन सा नियम या कानून कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? तो ये है जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल। ये कर चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए बनाया गया नियम है। 300 प्लस क्वेश्चन में आ गए हम लोग। इस वीडियो में हम लोग 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न होंगे। आने वाले प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। पाइथागोरस टैक्स हो गया बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव के लिए। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ और भारत का जो जीएसटी मॉडल है ये कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान के 101वें संशोधन में जीएसटी को लागू की गई। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है 1954। जीएसटी परिषद जो भारत का है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 33 है। भारत में जीएसटी को पारित करने वाला पहला राज्य असम है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। सबसे पहले जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी हैं। जीएसटी पंजीकरण के कुल अंक है 15 और भारत में जीएसटी का प्रस्ताव जो लाया गया था वो 2000 में लाया गया था। जीएसटी दिवस हमारे यहाँ 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ये लागू किया गया था। जीएसटी की चोरी करने पर 5 वर्ष सजा का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का वर्णन है? तो ये 279A। जीएसटी 3 प्रकार का होता है, SGST, CGST और IGST। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनियां हैं, इन्फोसिस और विप्रो। बजट जो है वो सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। भारत में बजट प्रणाली शुरू किया लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में जो पहला बजट प्रस्तुत हुआ 18 फरवरी 1860 को, जिस समय वायसराय बने हुए हैं लॉर्ड कैनिंग। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है? वो 112 है। भारत के पहले पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री वर्तमान में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? लेकिन ये याद रखिएगा संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है। हाँ, वो वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है जेम्स विलियन को, क्योंकि जेम्स विलियन ने 1860 में ब्रिटिश भारत के अंदर पहला बजट प्रस्तुत किया था और भारत इसी समय फर्स्ट टाइम बजट भारत में लाया जा रहा है, इसलिए इसे बजट प्रणाली का जनक कहा गया। उस समय जो जेम्स विल्सन है ये ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। 325 क्वेश्चन सोल्व हो गए। आगे आने वाले जो 175 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ा तो हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले जॉन मथाई थे। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन, जबकि स्वतंत्र भारत पूछे तो 26 नवंबर को RK षटमुखम सेट्टी। यहाँ जॉन मथाई देख के आपको आश्चर्य लगा होगा, लेकिन वो स्वतंत्र भारत के हैं। गणतंत्र भारत यानी जब 1950 हम लोग गणतंत्र अपना लिए हैं तब पहला बजट पेश करने वाले जॉन मथाई है। बजट शब्द का जो अर्थ होता है वो चमड़े का थैला होता है। भारत में शून्य आधारित बजट राजीव गांधी जी ने लाया, जबकि शून्य आधारित बजट का जनक माना जाता है पीटर ए पायर को। राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट की अवधारणा सुखमय चक्रवर्ती समिति ने प्रस्तुत की। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा की थी विवेक देवराय समिति ने। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। निष्पादन बजट की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई।
भारत में आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये वित्त मंत्री होता है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्री ही तैयार करते हैं, वित्त मंत्रालय तैयार करती है, वित्त मंत्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सरकार की आय व्यय, एक मिनट, सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित जो क्रिया है वो फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहलाती है। भारत में जो राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है वो वित्त मंत्रालय है। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा घोषणा किया गया इसका। और ऐसा खर्च जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं हो, राजस्व व्यय कहलाता है। राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को क्या कहा जाता है? तो यह प्राथमिक घाटा कहलाता है। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्ति या कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जो अनुदान है उसको घटाने पर जो प्राप्त होता है उसको प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोक लेखा समिति प्रस्तुत करती है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की गई राशि को 1 रुपया करने की नीति को क्या कहते हैं? तो ये कटौती प्रस्ताव कहलाता है। वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा गया था, ये याद रखिएगा, ये ब्लैक बजट है। जीरो बेस बजट को सूर्यास्त बजट या सनसेट बजट के नाम से भी जाना जाता है। 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग हुआ था और ये करने वाले थे आर.के. षणमुगम शेट्टी। भारतीय संविधान में कृषि जो है इसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में स्थित है, जबकि कृषि मूल्य आयोग, इससे भी प्रायः प्रश्न बनते हैं। कृषि मूल्य आयोग यानी एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का गठन या स्थापना 1965 में हुई। कृषि मूल्य आयोग का नाम वर्तमान में बदल के CACP है, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग है। ये 1985 में किया गया था नाम चेंज। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा MSP संस्तुति वर्ष में कितनी बार की जाती है? जो MSP मूल्य होता है वो निर्धारण यही करता है, वर्ष में 2 बार। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी NAARM का मुख्यालय हैदराबाद है। 1 हेक्टेयर से कम कृषि की जो भूमि होती है सीमांत जोत कहलाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति अनुमानित करता है। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत पहली कृषि संगणना 1970 में की गई। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले किस राज्य द्वारा लागू की गई थी? तो ये कर्नाटक द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना की? तो ये चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमत को स्थिर रखने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2007-8 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना ये किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि मूल्य से। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? गेतल सूद रांची में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है, जबकि भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है और केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कुर्ग में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान ये बैरकपुर में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र ये गाजियाबाद में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलोर, जबकि पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में स्थित है। अब तकरीबन 125 प्लस क्वेश्चन 128 के आसपास हम लोग को सोल्व करना है और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे ना लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय जो है वो अधिप्राप्ति मूल्य पर स्थिर करती है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण नोडल एजेंसी करती है, जिसका नाम FCI या भारतीय खाद्य निगम है।
प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब दिया गया? तो ये 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन को। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये भूमि विकास बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब और किसने की? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इन्होंने 6 अप्रैल 1948 को सबसे पहले औद्योगिक नीति की घोषणा की। भारत में लघु स्तर का मुख्य उद्योग है हथकरघा उद्योग। BSNL, इसकी स्थापना हुई 2000 ईस्वी में। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, इसका लोगो शेर है। इसका शुरुआत 25 सितंबर को हुआ था 2014 नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार उद्योग अधिनियम 1951 है। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2009 में। भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत की सिलिकॉन वैली को बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति है, इसकी घोषणा 1991 में हुई। और ये जो नई आर्थिक नीति है, इसे लगाया किसने था? तो नरसिम्हा राव सरकार ने। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास अधिनियम MSMDA, ये पारित किया गया 2006 में। इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम डेवलपमेंट एक्ट कहते हैं इसको, ये पारित हुआ 2006 में। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून जो है सबसे पहले भारत ने बनाया। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान NSSO द्वारा किया जाता है। भारत में उदार औद्योगिक नीति 1991 में अपनाई गई। सूचना क्रांति के जनक है आर्थर C. क्लार्क। मीरा सेठ समिति, ये जो संबंधित है, ये हथकरघा विकास से संबंधित है। सत्यम समिति का संबंध है वस्त्र नीति से। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व भारत पर्यटन विकास निगम पर है। नायक समिति का संबंध लघु उद्योग से है। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? तो ये लोहा इस्पात उद्योग को माना जाता है। अब अगला जो 12 मिनट होने जा रहा है, इस 12 मिनट में हम लोग 100+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये बहुत संभावित प्रश्न है एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न, हाल किससे संबंधित है? वायुयान के उत्पादन से, करंट में भी चर्चे में रही। राउरकेला इस्पात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1955 में स्थापित हुआ, ये उड़ीसा में है और इसे स्थापित किया गया था जर्मनी के सहयोग से। छत्तीसगढ़ में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है स्थापित हुई 1955 में और इसको मदद मिला था रूस से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 1955 में स्थापित होता है पश्चिम बंगाल में और इसमें ब्रिटेन ने मदद की थी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के स्थापना में। तो जर्मनी, रूस और ब्रिटेन याद रखिएगा। इससे भी प्रायः प्रश्न पूछ लिया जाता है किसी इस्पात संयंत्र के स्थापना में किनका योगदान रहा है, किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र 1964 में आया और ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ। भारत का जो गरीबी है इसको कैलोरी प्राप्ति से मापते हैं और जो हमारी निर्धनता का स्तर है इसका आकलन किया जाता है परिवार का खर्च क्या है, उपभोग व्यय क्या है, इसके आधार पे। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी का जो है वो बाउंड्री रखा गया है, मीन्स इससे नीचे वाले को गरीब माना जाता है तो 2400 कैलोरी, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 2100 कैलोरी है। दांडेकर रथ फार्मूला ये लाया गया था गरीबी के मापन के लिए। वर्तमान में भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण करती है वो संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि है गिनी गुणांक। इसको कॉरेडो गिनी ने 1912 में विकसित किया था। लॉरेंज वक्र जो है ये मैक्सो लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था।
निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत यानी विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी किसके द्वारा दिया गया था? तो ये प्रोफेसर रेगनर नर्सी के द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो ये है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना है? तो इसमें परिवार को इकाई माना गया है बहुआयामी सूचकांक की गणना में। भारत में अधिकांश बेरोजगारी जो है वो संरचनात्मक श्रेणी की है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1975 में पारित हुआ। भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये 1952 में प्रारंभ हुआ। अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। कुपोषित राज्य के लिए मध्य प्रदेश को इथोपिया कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है अत्यधिक गरीबों के लिए वृद्धा अवस्था पेंशन की व्यवस्था करना। तेंदुलकर समिति का संबंध है गरीबी से। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति बनाई थी 2004 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या का आकलन किया था वो 37.2% है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन का स्टेटमेंट है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक गरीब लोग जिन 4 राज्यों में निवास करते हैं वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेश कुमार हैं। सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता। ट्राइसेम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इसका संबंध ग्रामीण विकास से है। मिशन इंद्रधनुष, पहले हम लोगों ने इंद्रधनुष पढ़ा। मिशन इंद्रधनुष जो है वो बच्चे और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से है, जबकि इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी का सबसे उपयुक्त आकलन शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता द्वारा होता है। प्रथम स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई 1983 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन करना था। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001 में प्रारंभ हुआ। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है WM एडम्स। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव बना थेम्बली, महाराष्ट्र का। इको मार्क जो है ये प्रमाण पत्र होता है भारतीय उत्पादों का जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। MDM मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था शिक्षा मंत्रालय करती है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन वितरण से है। सामान्य संतुलन सिद्धांत लियोन वालरस ने 1874 में रखा। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा है। भारत में शिक्षित बेरोजगार का सबसे अधिक प्रतिशत केरल में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। ये 11 अक्टूबर 2014 को है। विकसित देशों में चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग 462। सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया भारत ने। जब कुल उत्पादन स्थिर हो जाए तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन प्रकाशित करती है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुख्य घटक है अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना डॉक्टर बिमल जलान ने की। मार्केस संधि का संबंध दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिर्डल ने दिया। चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने प्रारंभ किया। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ये अहमदाबाद में स्थित है। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक है B.S. मिन्हास। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? तो जॉन टिनबर्गेन को 1969 में।
अब हम लोग अगले 5 मिनट में प्योर जो इंडियन इकोनॉमी के प्रश्न होते हैं इनको देख लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय अमर्त्य सेन 1998। भारतीय पेटेंट कानून कब पारित हुआ? ये 1972 में। विश्वव्यापी महामंदी जो द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानी जाती है, ये 1929 में आई। पूंजी का संग्रहण नामक पुस्तक के लेखक है जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक J.M. किन्स है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक है। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है जो 1776 में आई। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण सेक्टर थेसिस के प्रतिपादक थे फिशर और क्लार्क। फिशर और क्लार्क इसके प्रतिपादक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 482। तातीपाका तेल शोधन कारखाना आंध्र प्रदेश में है। बर्गसन मापदंड कल्याण अर्थशास्त्र से है। डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 और फास्ट टैग योजना 31 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। जनधन के ऊपर प्रधानमंत्री ने बहुत चर्चा भी की है। केवल यही नहीं, आप डिटेल्स में भी जनधन योजना जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ उसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने का। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। ये मैंने एक जगह कलेक्शन करा दिया है आपको, जो बीपीएससी प्रीलिम्स में डेट पूछती है। ये उन सारे महत्वपूर्ण योजनाओं के डेट है। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता योजना 8 फरवरी 2017। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017। जबकि समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। आयुष्मान भारत योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो लाएंगे 25 सितंबर 2018। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019। और कृषि को उद्योगों का दर्जा देने वाला जो सबसे पहला राज्य था महाराष्ट्र 1977 में। तो ये आपने जो डेट्स देखे हैं इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में है और भारत का सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य गोवा है। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना सतारा महाराष्ट्र में है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी यह स्थापित हुई थी सिरपुर महाराष्ट्र में। बिग पुश थ्योरी ये दी थी आर रॉडन ने। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में की गई थी। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट ये कि इनको इस बार पुरस्कार भी दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा पुरस्कार दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर कहा जाता है मनमोहन सिंह को। आज हम लोग के पास थोड़े समय की कमी रही या फिर बहुत सारे फैक्ट्स कवर करने थे, तो हम लोगों ने वीडियो में ये कवर किया। अगला जो वीडियो होगा उस पर मैं डिटेल्स में इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूँगा। ये हमारा प्रयास था। आज एक दिन में हमने आपको मैराथन रूप से 500 प्लस इम्पोर्टेंट इकोनॉमी के क्वेश्चन अवेलेबल कराया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ।